चलो यहां पे आ जाओ, अब हम लोग 2019 वाला पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये लास्ट ईयर का था। अब देखो 2019 वाला जो पेपर है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं तुम लोगों को, इसके भी कई सारे क्वेश्चन क्लास में हो चुके हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जब हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोग ये कर रहे थे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे। देखो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? हाँ बोलो। अरे मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा ना, तुम ब्लर ब्लर के चक्कर में। यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये कलर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, कलर को मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसकी वो पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी। अगर वो पूछता मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, एक तो मेथड क्या है इसका, इसको करने का कि हम इसका एफ डैश एक्स निकालते। क्या करना है, क्या चाह रहे हो, क्यों दांत निकाल रहे हो? तो कर दे मतलब, बस ठीक है, वही रखा है। इधर देखो, जल्दी फोकस करो यहाँ पे। एक तो तरीका क्या है कि हम इसको लिखेंगे एफ एक्स, फिर हम क्या निकालेंगे यहां से एफ डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स को निकाल करके रखेंगे 0, और 0 निकालने के बाद हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स। वो सारी कहानी तो लेंदी है। उसने ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है कि ये एक्स इक्वल टू 1 पे मिनिमम होगा, या 0 पे मिनिमम होगा, या 4 पे मिनिमम होगा, या फिर 3 पे। नन ऑफ दीज दिया ही नहीं उसने, नन ऑफ दीज नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है, उठा करके वैल्यू पुट करो। क्यों हम ये एफ डबल डैश एक्स करें, एफ डैश एक्स करें, इसको करने का कोई मतलब नहीं है। ये तो हम तब करते जब हमें बोर्ड में करके प्रूफ करके दिखाना होता है। जब ऑप्शन में उसने 4 वैल्यू दे दी है, तो तुम सब्स्टिट्यूट करो। 1 पे वैल्यू कितना आएगा, जब 1 करोगे तो आएगा 1 प्लस 1/2। 0 पे वैल्यू कितना आएगा, 0 प्लस 1। 4 पे कितना आएगा, 16 प्लस समथिंग। 3 पे कितना आएगा, 9 प्लस समथिंग। तो मिनिमम वैल्यू तो यहीं पे ही आ रही है, खत्म हो गया। x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू मिनिमम होगा। देखो जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत बार क्वेश्चन जो होता है उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, और वो ऑप्शन से ही करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल चेक कर सकते। चले आगे। अब ये यस, तब हमें एफ डैश एक्स भी करना पड़ता है, क्योंकि लोकल मिनिमम वैल्यू भी तो कंसीडर कर सकते हो ना, तो हमें एफ डैश एक्स भी देखना पड़ता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अभी जिस दिन मैं इंटीग्रेशन करवा रहा था, उस दिन ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स पावर ई माइनस 1 प्लस ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स पावर ई प्लस ई पावर एक्स डी एक्स। तो मैंने बोला था कि अगर आप यहां पे ई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और ई को अंदर लेकर के जाओ, तो आपको क्या मिल रहा होगा, ये एफ डैश एक्स अपॉन एक्स। तो ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 1/e टाइम्स लॉग ऑफ एफ एक्स। मैंने बोला था ना सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये था वो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्टली दिया गया यहां पे। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ भाई, इसको अगर आप अंदर लेकर के जाओगे तो ये आ रहा होगा e इंटू एक्स पावर ई माइनस 1 प्लस ई पावर एक्स, होल डिवाइडेड बाय आएगा एक्स पावर ई प्लस ई पावर एक्स, ये आएगा। ठीक है, ये है ना, ये थर्ड, ये वाला आंसर करेक्ट है। क्लियर है। ऑप्शन, ऑप्शन यार, ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन।
अब ये है देखो, द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, क्या बोल रहा है, द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, देन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज व्हाट। देख ना, एक यस यहां पे अपने पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, और इसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन डाल दिया गया, ये मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन डाल दिया गया है। ठीक है, ये एक्चुअली बोर्ड के जो लेंथीएस्ट क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चन, उनमें से पूछा जाता है। तो बोल रहा है कि देन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द कोन टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ऐसा पूछ रहा है। तो अगर हम इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करने जाएंगे, अगर एकदम प्रॉपर मेथड से सॉल्व करने जाएंगे, तो पता है कैसे सॉल्व होता है। तब ये लिया जाता है कि सपोज कर लेते हैं हमने यहाँ पे इसका सेंटर लिया था कुछ सी, ये इसकी रेडियस आ गई आर, ये एंगल ले लिया हमने थीटा, तो ये बेस आ जाएगा हमारे पास, इतना क्या आएगा, आर कॉस थीटा, और इतनी जो लेंथ ये आएगी आर साइन थीटा, ऊपर ये लेंथ है आर, तो अगर आप हाइट देखोगे इसकी तो क्या हो जाएगी, आर प्लस आर साइन थीटा। फिर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, जल्दी जल्दी यार, मैं आई कम इन नहीं करो, फटाफट अंदर जाओ और टाइमली आया करो, और आने के बाद डिस्टर्ब मत किया करो। ये इसका रेडियस, बेस रेडियस का स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इंटू एच करोगे तो ये आएगा आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इतना बड़ा टर्म बनेगा किसका, वॉल्यूम का। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि हमें dv ओवर डी थीटा निकाल करके उसको 0 से इक्वेट करना है। फिर उसके बाद हम d2v ओवर डी थीटा 2 निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि कहां पे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है। समझ रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है। बोर्ड में सुन लो पूरी, बोर्ड में ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। जल्दी, टाइमली क्यों नहीं आते यार तुम लोग। तो यहां पे क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, वो आपसे क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। सोचो कि अगर ये कोन सिमेट्रिक ना हो तब क्या हो रहा होगा, अगर ये कोन सिमेट्रिक ना हो तब क्या हो रहा, क्योंकि सिमेट्रिक में देखो, अगर मैं इसको एकदम ऐसा कम कर दूं, ये जो रेडियस है आर साइन थीटा, इसका वैल्यू मैं एकदम कम कर दूं, यहां पे आ जाएगा, तो ये एकदम पतला सा कोन हो जाएगा, वॉल्यूम तो ना के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इसको और ज्यादा बढ़ाते जाऊं, आर को यहां तक ले आऊं और ऐसा बनाऊं, तो भी वो कम होता जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ लेके जाओगे तब भी कम होता जाएगा। यानी कि बीच में अगर लेकर के आओगे, तभी एक ऐसा केस है जहां पे ये मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम होने के लिए थीटा का यानी ये जो वैल्यू होता है ना, ये 6 होना जरूरी होता है। ऐसे एक तो ये समझ में आ जाता है। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती तो क्वेश्चन छोड़ दो, ये वाला ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में मत। या तो ये समझ में आ जाए कि सिमेट्री से काम चल रहा है, जैसे मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको डिग्री लूंगा तो हमारा काम चल। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती या आप वहां पे इसको प्रूव नहीं कर पाते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को इमीडिएटली छोड़ दो, इस पे टाइम बर्बाद मत करो। क्यों मत बर्बाद करो, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे कि कितना बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। बात समझ में आ रही है। ओके, फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर दिया हुआ है यार, वहां पे शायद 3/4 ही है इसका आंसर। हाँ 3/4 दिया हुआ है। 3/4 तुम थीटा का वैल्यू तुम्हारा 30 डिग्री आ रहा होगा, वहां से आंसर आएगा इसका। अब इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। उसने बोला ए बी सी डी आर इन एपी, ए बी सी डी आर इन एपी, देन ए बी सी ए सी डी बी सी डी आर इन।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, अगर इन सब को, या चलो ये लिखा हुआ या ये भी देख सकते हो, इन सबको अगर हम एबीसीडी से डिवाइड कर दें, इन सबको हम एबीसीडी से डिवाइड कर दें, या आप क्या करो, इसको एबीसीडी से डिवाइड कर दो, दोनों ही केस में आपको आंसर मिलेगा। जैसे ये लिखा हुआ था कि ए विजिबल होगा, ए बी सी डी आर इन एपी, ऐसा लिखा हुआ है, दिख रहा है ना पीछे। अगर मैं इसको एबीसीडी से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय एबीसीडी, बी डिवाइडेड बाय एबीसीडी, सी डिवाइडेड बाय एबीसीडी एंड डी डिवाइडेड बाय एबीसीडी। तो अब ये पहला टर्म क्या आएगा, ये तो हट जाएगा, तो आ जाएगा 1/BCD, यहां से बी हटेगा तो 1/ACD, यहां से सी हटेगा तो 1/ABD, और यहां से डी हटेगा तो 1/ABC। अब तुम देखो तुमसे क्या पूछा जा रहा है, ABC, ACD एंड BCD। तो अगर हम देखें तो इसने बड़े रैंडम टर्म उठा रखे, ABC तो हमें यहां से मिल सकता है, लेकिन ACD एक टर्म छोड़ के आएगा, और BCD, यानी सीधी सी बात है, या तो उसने ऐसे 4 दिए होते तो हमें दिखाई पड़ता है कि हाँ भाई अगर ये एपी में है तो ये भी एपी में होंगे, तो रेसिप्रोकल एचपी में होगा, लेकिन अब वो बीच का एक टर्म छोड़ दे रहा है, तो ये ना तो एपी में होगा, ना जीपी में होगा, और ना ही एचपी में होगा। ठीक है, तो नॉट इन एपी, जीपी एंड एचपी, दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट, इस क्वेश्चन को देखना, द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट to the point P, that is 1,0 on the circle। अब सर्कल की इक्वेशन कैसी दी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम यहां पे इस सर्कल का सेंटर निकालें तो ये आएगा -g, माइनस, देखना सर्कल है, सर्कल पे एक पॉइंट P दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर है और Q पूछा जा रहा है। पॉइंट P क्या दिया हुआ है, 1,0, C क्या है -1, -2, और Q हमसे पूछा जा रहा है, मैंने ले लिया उसको x1, y1। कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम क्या बोलेंगे, x1 प्लस 1/2 इक्वल टू -1, तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 प्लस 1 इक्वल टू -2, तो x1 इक्वल टू व्हाट, माइनस, और ऐसे ही ये निकाल लो, y1 प्लस 0/2 इक्वल टू -2, तो y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4, तो अपने आप करेक्ट आंसर आ जाएगा यहां से, -3, माइनस। इज दैट क्लियर और नॉट? सिंपल सेंटर का फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया गया है। नेक्स्ट, फॉर ऑल सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल क्या दिया, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस k। ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल का नाम देकर के वो हमें क्या दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज सीन दैट रोल्स पॉइंट, ये तो क्लास में किया था अभी, ये वाला क्लास में कर रहा था कि रोल्स पॉइंट कहां पे है, c इक्वल टू 0 पे, और क्या बोल रहा है कि k भी 0 है, तो ये भी उसने फालतू में दे रखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब वो बोल रहा है कि बताओ b का वैल्यू क्या होगा। रोल्स पॉइंट कहां पे आ रहा है, c इक्वल टू 0 पे। c इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जब आप f' निकालोगे, f' क्या आएगा, 2ax प्लस b। जब इसको 0 करोगे तो यहां से जो x का वैल्यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0। अब यहां से x का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, -b/2a, और वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 0। तो जब आप -b/2a को 0 से इक्वेट करोगे तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया था अभी कुछ दिन पहले, समझ में आ रहा है? ओके, आगे चलते हैं। नाउ ही इज सेइंग 4 बॉयज and 3 girls occupy seats in a row at random. Find the probability that 2 girls occupy seats side by side. मतलब एक साथ बैठे हुए हैं, है ना। अब टोटल कितने, 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। और जब मुझे फेवरेबल केसेस देखने होंगे तो मुझे क्या चाहिए, 2 गर्ल्स आर
टुगेदर। अगर 2 गर्ल्स टुगेदर चाहिए तो दोनों को 1 यूनिट मान लो, तो टोटल कितनी यूनिट हो जाएंगी? 5। उनका अरेंजमेंट कैसे आएगा? 5 फैक्टोरियल। और 2 लड़कियों का इंटरनल अरेंजमेंट करोगे तो 2 फैक्टोरियल। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। तो अब 5 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, 2 फैक्टोरियल तो 2 आ जाता है। 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। आंसर इज व्हाट? तो ये क्वेश्चन गलत है। अब आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा। ऐसे भी क्वेश्चन है जो गलत है, तो उसके लिए रेडी रहना कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये गलत है। क्या? तो भी करना है, क्वेश्चन गलत है तब भी करना तो है ही, आपको करना है तभी तो आप उनको बता पाओगे कि हमने टिक कर। हाँ टिक करो, टिक करो वहां पे, क्योंकि देखो जेई का रूल क्या होता है? जेई का रूल होता है कि अगर क्वेश्चन गलत है आपको लग रहा है तो भी आंसर टिक करो, तभी माना जाएगा। अगर आपने आंसर टिक नहीं किया तो आपको वो मार्किंग नहीं मिलेगी, जो फ्री में सबको मिलते हैं ना मार्क्स, वो नहीं मिलेंगे। तो टिक तो करो ही करो। हाँ कोई भी रैंडम टिक करो। फेवरेबल ऐसे लिखे हैं कि वो क्या बोल रहा है कि 2 लड़कियां एक साथ बैठनी चाहिए। तो अगर 2 लड़कियां एक साथ बैठनी चाहिए तो उन दोनों को तो आपने यहाँ पे एक यूनिट मान लिया ना, G1 और G2 एक साथ बैठेंगे, गर्ल 1 एंड गर्ल 2। बाकी बचे 4 लड़के, B1 B2 B3 B4। अब ये टोटल कितनी यूनिट हो गई? 5। 5 का अरेंजमेंट कितना होगा? 5 फैक्टोरियल। और इनका जब इंटरनल करोगे तो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। तो आंसर विल बी व्हाट? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ए दिया हुआ है h कोमा के, बी दिया हुआ है 1,1, सी दिया है 2,1। बी द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद AC एज इट्स हाइपोटेन्यूज। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1 स्क्वायर यूनिट देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k। देखो यहां पे, यहां अगर आपने डायग्राम भी प्लॉट कर लिया तो ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 1,1 ये आ गया और 2,1 ये आ गया। 2 पॉइंट आ गए। एक सेकंड, हेलो, क्यों दूसरा क्यों नहीं आएगा? अभी मत करो, अभी क्लास के बाद कराना। हेलो, हाँ हेलो, हाँ मैं इसको बोल रहा हूँ, कलर दूसरा क्यों नहीं आएगा यार? मैंने वैसे ही सिंगल ही कलर भेजे। अब येलो कलर है, जिसमें येलो कलर है उसमें आप येलो ही डाल दो सारे में। हाँ हाँ, सिंगल कलर वाला भी डाल दो, लेकिन सबका वाइट मत करो, जो कलर हो वही कर दो। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, वो चेक कर रहा है, चेक करके बता देगा। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट हो गया 1,1 और ये हो गया 2,1, और ये पॉइंट है कौन से? ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये तो सीधी लाइन बन गई एक्स एक्सिस के पैरेलल। और सी पॉइंट क्या बोल रहा है? एच कॉमा के, ठीक है। और एसी को बोल रहा है हाइपोटेन्यूज। एसी को क्या बोल रहा है? हाइपोटेन्यूज। तो ऑब्वियस सी बात है कि सी जो होगा वो कहीं यहां पे होना चाहिए। बी सी, अच्छा ठीक है ठीक है, बी और सी दिया हुआ है, ओके। तो ये दिया हुआ है बी और ये दिया हुआ है सी। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता, अभी नाम बदल देता। ये है बी और ये है सी, और ए सी बोल रहा है वो। तो ये आ गया कहीं ए, तभी तो ए सी ये 90 डिग्री बनेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए एसी। अगर ए सी हमें निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, रहेगा ना। यानी कि ये 1 कॉमा समथिंग आना चाहिए। उसने दिया हुआ था एच कॉमा के, और हम इसको 1 कॉमा के मान लेते हैं, क्योंकि यहां से हमें क्लियरली पता चल गया कि एच तो 1 ही होने वाला है। अब क्या बोल रहा है वो? क्या? रुक जा रुक जा रुक, हाँ वैसे तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा।
अगर तुम देखोगे तो अब यहां पे यही इतने से ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आगे की कंडीशन तक जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि केवल यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 दिया हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज और देखो, क्या पॉइंट, हाँ हाँ, नहीं नहीं सही है, वो ऑप्शन नंबर 1 यहां से नहीं निकाल सकते, वो उसने पॉइंट नहीं दिया हुआ है। वो हमसे पूछ रहा है कि के की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, वो हमसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि के की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, एच की वैल्यू नहीं पूछ रहा है और ना ही पॉइंट पूछ रहा है, इसको समझना। तो अब हमने ये डायग्राम बना लिया, ये तो क्लियर सी बात है कि जो भी पॉइंट होगा वो 1, के टाइप का होगा। और उसने बोला है कि एरिया कितना होना चाहिए, एरिया होना चाहिए 1 स्क्वायर यूनिट। आप अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो कितना आ रहा है 1, और इनके बीच का डिस्टेंस देखोगे, अगर मैंने इसको के लिया है तो ये कितना आ रहा होगा k-1। ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा k-1। एंड ऑब्वियस सी बात है कि ये k-1 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यों 2 होना चाहिए? क्योंकि अगर आपको एरिया लगाना तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो 2 कब हो सकती है, जब ये k का वैल्यू क्या हो जाए 3। देखो, अगर मैं बोलूंगा यहां से 2 यूनिट ऊपर जाओ तो y कोऑर्डिनेट में या तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और अगर मैं बोलूंगा 2 यूनिट नीचे जाओ तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 3 या फिर -1। तो अब देखो यहां पे इन्होंने आंसर में क्या किया हुआ है, इन्होंने ये आंसर सही लगाया हुआ है, जबकि करेक्ट आंसर ये वाला है। करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाला करेक्ट आंसर है। और समझ में भी आ रहा होगा कि हमारे पास क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है एरिया। अगर उसने एरिया में दे रखा है 2 यूनिट, तो आप ऐसे समझो कि 1/2, बेस तो आपका है 1, हाइट कितनी होनी चाहिए, अगर आपको हाइट निकालनी है, हाँ एरिया 1 दिया है ना, तो हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 2। यानी कि या तो आप 2 यूनिट ऊपर चले जाओ या फिर आप 2 यूनिट, जब आप 2 यूनिट ऊपर जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 1,3, क्योंकि आप 1 से ही तो ऊपर जा रहे हो। 1 से 2 यूनिट ऊपर जाओगे तो 3 पे आओगे, और 1 से 2 यूनिट नीचे जाओगे तो कहां पे आओगे, -1 पे आओगे। देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो। हाँ क्या, चलो ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ करेक्ट आंसर तो गलत है, वो तो मैं भी कह रहा हूं, वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इनके करेक्ट आंसर गलत भी होते हैं, और इस पेपर में काफी सारे मिस्टेक्स हैं। चले आगे, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था। एक चीज और याद रखना, केवल यहां नहीं है, केवल लास्ट ईयर का पेपर ऐसा है जिसमें कम मिस्टेक्स है, जनरली इनके पेपर में काफी मिस्टेक्स होते हैं। तो आप आरटीआई डाल करके अपना पेपर निकलवा करके और वहां पे ये सारी चीजें रख सकते हो। इवन अगर कोई केस भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है, यहां तक आप जा सकते हो। नाउ x प्लस एक्स इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है 2 टाइम्स सम कॉस ऑफ सम एंगल थीटा। उसने p लिखा है, हम थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। आप जो भी लिखना चाहो, p लिखो थीटा लिखो, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि x पावर n प्लस एक्स पावर माइनस n क्या होगा। तो लोगों को ये देखने में लगता है कि यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऐसा लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप यहां पे जाओगे आगे, ध्यान से देखना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं x प्लस 1/x, तो ये आ रहा है 2 cos थीटा, x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 cos थीटा x। जब हम यहाँ पे, अब ये देखो क्वाड्रेटिक बन गई है, इसको उधर लेकर के आएंगे। जब हम यहाँ पे x का वैल्यू क्वाड्रेटिक से निकालेंगे तो आएगा cos थीटा प्लस या माइनस आई साइन थीटा, दो वैल्यूज आ रहे होंगे, दोनों में से कोई भी एक ले। अब आपके पास x का वैल्यू सपोज कर लेते हैं क्या आ रहा है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। x पावर n क्या आएगा, बाय यूजिंग डे मोइरस थ्योरम, cos n थीटा प्लस आई साइन, और x पावर माइनस n क्या आएगा, वो आएगा cos n थीटा माइनस आई साइन। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे
तो ऐड करने के बाद क्या आएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ, तो ये आएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ एन थीटा। आंसर इन्होंने क्या लिखा है, कॉस ऑफ एन थीटा। नहीं नहीं, उन्होंने वो लगा करके दिया है जो उनको लग रहा है कि वो सही है। हाँ मे बी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन यहां वो भी देखोगे, वो भी गड़बड़ है ना। ये करेक्ट वाला ये बोल रहे हैं ना, पर ये नहीं है ना करेक्ट। ऊपर भी करेक्ट वाला ये बोल रहे हैं, ये भी नहीं है करेक्ट। हाँ जो किया है वो तो गलत किया ही किया है, और जो ये बता रहे हैं करेक्ट है वो भी तो गलत ही बता रहे हैं। अरे यार जो जो ये करेक्ट बता रहे हैं उसके आगे ये हटा दे रहे हैं ना, ये सर्कल हटा दे रहे हैं ना। समझ में आई बात। ओके, अब यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन बाय टेकिंग ऑल लेटर्स एंड कीपिंग द वॉवल्स ऑफ द वर्ड इन द ऑड प्लेसेस। यार बातें करना बंद करो या फिर क्लास के बाहर निकल लो फटाफट। कीपिंग द वॉवल्स एट ऑड प्लेसेस, वॉवल्स हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, ओ आई एंड ई। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 7। अगर मैं 7 प्लेसेस बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा ये ऑड, ये इवन। इसको मैं सर्कल कर देता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑड प्लेसेस कौन से दिख रहे हैं, ये वाले ऑड प्लेसेस हैं। इन ऑड प्लेसेस पे हमें किसको अरेंज करना है, वॉवल्स को। तो अरेंजमेंट क्या आएगा 4p3। अब 3 अरेंज हो गए, बचे कितने प्लेसेस, 4। 4 पे क्या अरेंज हो रहा होगा, कॉन्सोनेंट, तो वो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब निकाल लो आंसर। 4p3 कैसे आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो जब आप यहां से 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल करोगे तो ये क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, और ये भी क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 इंटू 24। तो आंसर क्या आना चाहिए 576। जिसने आंसर लगाया है वो भी गलत है, और जो ये आंसर बता रहे हैं वो भी गलत है। अब बहुत सारे गलत, देखो यहाँ पे क्रॉस लगा होगा इनके, तो जो गलत आंसर उन्होंने बताया सबके आगे क्रॉस लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स x/5, कॉसेक इनवर्स। इसको जब आप साइन में कन्वर्ट करोगे आएगा 4/5 इक्वल टू π/2। अब π/2 वाली प्रॉपर्टी सबको याद होगी, वो क्या होती है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब साइन इनवर्स तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है, साइन इनवर्स तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इसको तो हम टच भी नहीं कर रहे हैं। और इधर वाले साइन इनवर्स को हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा कॉस इनवर्स। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, यानी कि ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए, और ये दोनों नंबर सेम होंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, जिसने आंसर किया है और जो आंसर ये बता रहे हैं ये दोनों ही हाँ मे भी इसमें इन्होंने शायद फेडेड कर दिया, पता नहीं यार। ये थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए है क्योंकि कहीं कहीं पे इन्होंने सर्कल गायब कर दिया है। कैसे पता चलेगा यहाँ पे सर्कल गायब है, बट एनीवे तुम्हें सही आंसर समझ में आ रहा है ना क्या है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मैं तो हर साल अपनी तरफ से आरटीआई फाइल करता ही रहता हूँ, तुम लोग करो चाहे नहीं करो, ठीक है। और आरटीआई फाइल करके ये बता देता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, बाकी तुम्हारी मर्जी है यार। A survey shows that 63% of Americans like cheese and 73% like 76% like apples. If X% of the Americans like both apple and cheese, then X का वैल्यू क्या आ रहा होगा।
ठीक है, तो क्या आ सकता है एक्स का वैल्यू, सोच के बताओ। हाँ, हाँ, तो 39 से तो ग्रेटर ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? वेन डायग्राम बनाओ। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे अमेरिकन ये काम कर रहे होंगे, पी ऑफ या एन ऑफ ए यूनियन बी आपने ले लिया 100, सारे के सारे अमेरिकन ये काम, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया 100, एन ऑफ ए, ये जो 63% है इसको ले लिया मैंने ए, प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर सभी अमेरिकन इन्वॉल्व है तो यहां से जो एक्स का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 63 प्लस 76 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30। अब बहुत लोग x इक्वल टू 39 इसलिए लगा करके आ जाते हैं क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि सारे के सारे अमेरिकन, लेकिन सारे के सारे अमेरिकन इन्वॉल्व, एक्चुअल में ये जो बन रहा है ये कैसा है, ये लेस देन इक्वल टू ऐसा बन रहा होगा ना। ऐसा भी हो सकता है कि सारे अमेरिकन इन्वॉल्व हो और सारे अमेरिकन इन्वॉल्व ना भी हो। अगर वो लेस देन इक्वल टू होगा तो इन दैट केस क्या होगा, जब आप x को यहां पे लेकर के आओगे और यहां लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x का वैल्यू क्या आ रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 39। ये जो अमेरिकन हैं, सपोज करो कि ये चीज खाते हैं और ये एप्पल खाते हैं, बाकी ऐसे भी जो कुछ नहीं खाते, मीट खा रहे हैं वो, तो x% तो भाई यही हुए ना, यही तो फाइंड करना है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वाला स्पेस ब्लैंक है ना, चीज वाले ये हो गए, एप्पल वाले ये हो गए, तो ये बचे हुए क्या खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, हो सकता है खा रहे हो नहीं खा रहे हो, ये भी तो हो सकता है। हमने तो इस केस में क्या ले लिया था कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो चीज खा रहे होंगे, कुछ लोग एप्पल खा रहे होंगे और कुछ लोग दोनों चीजें खा रहे होंगे। मैं ऐसा मान ही नहीं रहा था यहां पे कि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं खा रहे होंगे। समझ में आई बात, अभी भी नहीं आई समझ में? तो मानना तो पड़ेगा ना, यूनिवर्सल सेट में ऐसा थोड़ी ना होता कि वो दो जो नंबर दे दिए, जैसे आपको ये क्लास है, ये सुनो सुनो, ये क्लास है, एक यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और कुछ खेलते हैं क्रिकेट, अगर वो ऐसा दे देता है तो कुछ ऐसे होंगे जो दोनों खेलते होंगे, कुछ ऐसे भी तो होंगे ना जो दोनों भी नहीं खेलते होंगे, कंसीडरेशन में तो लेना पड़ेगा ना उसको। तो जब उसने बोला कि कुछ लोग चीज खा रहे हैं और कुछ लोग एप्पल खा रहे हैं, तो ये हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी ना कि कुछ लोग दोनों में से कुछ भी नहीं खा रहे होंगे, ये भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो लोग एप्पल खा रहे हो वो सारे के सारे चीज भी, मतलब चीज खाने वाले उसके अंदर ही हो, इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चीज खा रहे हैं और एप्पल भी खा रहे हैं, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल काउंट करना पड़ेगा, तभी मैंने बोला कि इसको मैंने 100 लेस देन क्यों किया, क्योंकि जब मैं सभी लोगों को मान के चल रहा हूं कि लोग सब कुछ खा रहे होंगे तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 100। तो वहां से हमें क्या पता चला कि एक्स का वैल्यू कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 39। अब लेस देन इक्वल टू 63 कैसे आ रहा है वो तुम्हें यहां से पता चल रहा है, क्योंकि ऐसे भी तो होंगे ना कि जो चीज खा रहे होंगे, मान लो सारे का सारा इंटरसेक्शन आ गया, तो भी इंटरसेक्शन में कॉमन कितने लोग आएंगे, आएंगे, फल खाने वाले ज्यादा है, चीज खाने वाले कम है,
अगर कॉमन निकालोगे कि जो चीज भी खा रहे हैं और एप्पल भी खा रहे हैं, हम ऐसा मान लें कि सारे चीज वाले एप्पल खा रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना होगा? 63 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 39 to 63। क्लियर है? ओके ठीक है, ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 13। अ पार्टिकल इज एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस, एक है फोर्स F1, दूसरा फोर्स है F2, और इसका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ है? इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ I प्लस जे प्लस 3K से कहां तक डिस्प्लेस हुआ? ये 5I प्लस 4J प्लस K तक डिस्प्लेस हो गया। तो बोल रहा है कि वर्क डन कितना हुआ होगा। तो आप पहले तो निकालोगे एफ नेट, नेट फोर्स, दोनों फोर्सेस को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7I प्लस 2J माइनस 4K, ये आ गया आपका एफ नेट। और फिर आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट 4I प्लस 3J माइनस 2K, और फिर क्या करोगे? एफ डॉट T 28 प्लस 6 प्लस, तो यहां से आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा आंसर? 42, जो दिया ही नहीं है यहाँ पे। हाँ एक बार चेक कर लो जरा। देखो किसी में भी लग रहा हूं, लेकिन ऐड तो नेट फोर्स तो एडिशन से ही आता है ना भाई। अगर इस पॉइंट पे 50 फोर्स लग रहे हैं और आपको एफनेट निकालना हो, तो एफनेट तो आप तो वेक्टर एडिशन से ही निकालोगे ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन से थोड़ी ना एफनेट आ जाएगा। चलो एक सेकंड देखो, एक फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है। रिजल्टेंट निकल तो आया, ये क्या निकाला रिजल्टेंट? जब वो आई जे के में दिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना दिया है। मैग्नीट्यूड एंगल दिया होता तब हम करते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। जब तो उसने डायरेक्टली फोर्स दे दिए आई जे के फॉर्म में, तो तुम तो सीधा सीधा ऐड करो। आई जे के में सीधा एडिशन करना होता है, वहां पे हमें ये सब नहीं करना होता, रिजल्टेंट में सीधा एडिशन करना है। आई बात समझ में? बेटा डॉट प्रोडक्ट ही होगा, लेकिन हम कॉस थीटा लगाएं क्यों? एंगल तुम्हें दिया हुआ है क्या कहीं पे? जब आपके पास एफ आ गया और डी आ गया, आप सीधा सीधा एफ डॉट डी लगाओ। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा ये सबको। हाँ तो यार इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, गलत आ रहे हैं वो तो मैं तुम्हें यहाँ पे वैसे भी क्रॉस लगाए गए हैं, वहां पे जो जो क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चन गलत आ रहे थे। भाई रैंक बनेगी अगर तुम्हें पता है कि तुमने सही किए हैं, इतना तो पता होगा ना कि तुम सही करके आए हो। तो तुम जाकर के आरटीआई डाल दो और तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, और उसके बाद तुम शो कर दो उनको वहां पे। वैसे ही मैंने बोला लास्ट ईयर इतनी मिस्टेक्स नहीं थी, कि उसके पहले वाले 2 पेपर की बात है। ओके, द मीन डिविएशन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम देयर मीन इज 255, देन द वैल्यू ऑफ डी। मीन डिविएशन अभी मैम ने पढ़ाया था, श्रद्धा मैम ने। हाँ समझ में आ रहा है? मीन डिविएशन अभी पढ़ाया था मैम ने। किस दिन पढ़ाया था? मंडे। तो मीन डिविएशन का फॉर्मूला लगाओ, सीधा सीधा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहां से। और कौन सा है? z satisfies the condition mod z equal to mod of z minus 1, mod z equal to mod of z minus 1, then the real part of z equal to what? Then the real part of z equal to what? देखो आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने बताया था कि मॉड ऑफ z का मतलब क्या होता है? z पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, जब मैं मॉड्यूलस पढ़ा रहा था। ठीक है, या अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर कहीं लिखा है ना मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो आप इसको याद रख सकते हो कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स z1 एंड z2।
ये टिप है, इसको याद रख लो अगर कभी ऐसा दिया। अब आपको क्या दिया है, मॉड जेड, तो ऐसा लिख दिया इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस। जेड का जितना डिस्टेंस जीरो से है उतना ही डिस्टेंस वन से है। अगर मैं यहां पे आर्गन प्लेन बना लूं और रियल नंबर दिखाऊं, तो ये क्या बोल रहा है कि जितना डिस्टेंस जीरो से है उतना ही डिस्टेंस, तो जेड कहां पे होना चाहिए, क्या यार, 1/2 यही तो होगा, तभी तो ये इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा होगा, या इस लाइन पे कहीं होगा, तभी तो इक्वल डिस्टेंस आ रहा होगा। यार ये बेसिक चीज है भाई, ये मतलब बचपन में पढ़ाई जाती थी 7वीं 8वीं में। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उसका परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। आप सीधे सीधे देखोगे अगर 0 से और 1 से इक्वल डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो उसके मिड पॉइंट पे होगा या मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन पे होगा। अब जेड अगर यहां पे लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, 1/2 पे लाई कर रहा है या इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो रियल पार्ट तो उसका हमेशा क्या रहने वाला है, कम हो गया। ये तो हुआ बिल्कुल सिंपल मेथड, इसीलिए मैंने टिप बता दी। सपोज करो आपको लग रहा नहीं सर ये तो बकवास है, मुझे नहीं समझ में आया, तो आप z को ले लो x प्लस आई वाई, जेड को क्या लोगे x प्लस आई वाई। जब आप x प्लस आई वाई लेकर के सॉल्व करोगे तो मॉड ऑफ z क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मॉड ऑफ z माइनस वन का होगा रूट ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब यहां से आप रूट हटा दोगे तो ये क्या आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या आ रहा होगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैंसिल कर लो, अब यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो अब भी क्या आ रहा होगा, एक्स इक्वल, तो रियल पार्ट यहां से भी क्या आ रहा होगा, एक्स इक्वल टू, कोई डाउट हो तो बोलो यार। ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर देखोगे लास्ट ईयर के पेपर से, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि यही तो सारे डिफिकल्ट होंगे, हो सकता है ये डिफिकल्ट हो और बाकी वाले इजी हो। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं रहना है कि नहीं नहीं मेरा तो फेवरेट मैथ है, अब मैथ खराब हुआ तो मैं पेपर खराब ही करूंगा। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि मेरा फेवरेट पेपर मैथ है और मैथ ही खराब हो गया मेरा, तो पेपर खराब करना है। एग्जाम में मैटर ये करता है कि आपके मार्क्स कितने आए, ये मैटर नहीं करता कि आपके मैथ्स में कितने मार्क्स। तो पहले पूरा पेपर गो थ्रू करो और ये चेक करो। पहले एक वीडियो आएगा जिसमें मैंने बताया है कि एग्जाम का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो पहले ये चेक करना कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं आसानी से, पहले वो करना, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहना वहां, समझिए। ना क्वेश्चन ही गायब है यहाँ पे, नहीं क्या बता रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, A, B, C be three real numbers such that A plus 2B plus 4C equal to 0. Then the equation AX square plus BX plus C equal to 0. ऑप्शन से ही चेक हो जाएगा ये। इसका एक रूट हाफ होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये कंडीशन, आप ध्यान से देखो, अगर मैं x का वैल्यू यहां पे हाफ डाल दूं तो ये क्या आएगा, a/4 प्लस b/2 प्लस c इक्वल टू 0, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0, क्योंकि है भी यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू हाफ इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो x इक्वल टू हाफ इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। खत्म, क्लियर है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन का क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को ओपन कर लूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब मैं स्प्लिट करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन एक्स, प्लस 2x अपॉन दिस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये log x, ये है tan इनवर्स x। खत्म।
ये ऑर्डर डिग्री फिर से आ गया, d3y अपॉन dx3, ऑर्डर तो 3 हो गया और डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, खत्म। हाँ ये देखो, ए बी सी बी एनी थ्री रियल नंबर्स, सपोज दैट there are real numbers x y z, not all zero, such that x equal to cy plus bz, y equal to az plus cx and z equal to something, then a square plus b square plus c square plus 2abc equal to what। यहां पे ध्यान से देखना, इसमें क्या दिया हुआ है, abc 3 रियल नंबर है और एक्स वाई जेड दूसरे 3 रियल नंबर है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, 3 इक्वेशन दे रही है हमें, ये दे रहा है हमें एक तो x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू 0, दूसरा दे रहा है y माइनस ए जेड माइनस सी एक्स इक्वल टू 0, और तीसरा क्या है, z माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू, ये बोल रहा है कि ये इस तरीके से नंबर दिए है, ये इक्वल है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट कर रही है। तो बोल रहा है कि बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालोगे। तीन इक्वेशन दी हुई हैं, होमोजीनियस इक्वेशन है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या करोगे, 0 करो, 0 सर अपने आप आ जाएगा। डिटरमिनेंट वैल्यू बनाओगे यहां से तो क्या आएगा, 1 माइनस सी माइनस बी माइनस सी 1 माइनस ए माइनस बी माइनस ए, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ाया था ना क्लास में, याद है या नहीं याद है, ये उसी का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई पावर 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल पावर 7, आपसे पूछ रहा है d2y ओवर dx2। मैंने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, एक्स पावर m वाई पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल पावर m प्लस n, जब ये कंडीशन दी होती है, यही कंडीशन बन भी रही है यहाँ पे देख लो, तो यहां से dy बाई dx का वैल्यू जो होता है वो आता है माइनस वाई बाई एक्स, और यहां से जो d2y बाई dx2 का वैल्यू आता है वो आता है 0। ये बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसने भी 12th क्लास पास किया होगा उसने अपनी क्लास में एक बार ये किया जरूर होगा, और वैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले ही क्लास में करवाया है ये। और नहीं तो फिर क्या करेगा, क्या करना है, लॉग लेना है और डिफरेंशिएट करना है। अगर तुम्हें ये याद ही नहीं है तो क्या करना है, लॉग लो दोनों साइड पे और डिफरेंशिएट करो। उसमें dy बाई डी एक्स पूछा होगा तो माइनस वाई बाई एक्स आ रहा होगा, d2y बाई dx2 पूछेगा तो आंसर 0 आएगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्या नहीं आएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ये है, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला आपके पास दिया हुआ है, 32 से डिवाइड करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 32 बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1। जब आप इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से इक्वेट करोगे तो इट विल बी 32 बाई 3, और जब बी स्क्वायर से इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा 8। तो यहां से ए का जो वैल्यू आ रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 4 2 बाई 3, ये आ जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, 2a, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, कोई कोई सत्य, क्लियर है ये।
ये सीधा सीधा इक्वेशन बनाया है मैंने, ये सब क्लास में कराई हुई चीजें हैं। तुम लोगों के मुंह से हाँ या नहीं ना कुछ भी नहीं निकल रहा है, ऐसे देख रहे हो जैसे पता नहीं कोई एलियन देख लिया हो तुम लोगों ने यहाँ पे। नहीं, लास्ट वाला जब पेपर निकल रहा चल रहा था ना, तो लोगों के मुंह से आवाजें निकल रही थी। अब एकदम लोग चुपचाप देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है भाई, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, डिटर्मिनेंट निकाल करके किससे इक्वेट करना है, 35 से। आप फॉर्मूला अगर देखोगे तो ये क्या आ रहा होगा, 1/2, 2 - 6 1, 5 4 1, A41 इक्वल टू ±35 करना। क्यों? क्योंकि जब यहां करते हैं तो मॉड भी लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये दो वैल्यू सॉल्व हो, मतलब के की एक बार +1 से आएगी, एक बार +1 से और एक बार -1 से, वहां से आंसर अपने आप। कोई डाउट है किसी को? द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, y dx प्लस x dy प्लस x² y dy इक्वल टू। अब देखो इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आती है, इस वैसे तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वेरिएबल सेपरेट तो तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे, करना चाहो तो करके देखो एक बार, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, ट्राई करके देखो, नहीं हो पाएंगे। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे पता है क्या कर सकते हैं, y dx प्लस x dy, ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट फॉर्मूला याद है। अब यहां पे जो ये x² y था, इसको क्या करो, x² y² अपॉन y कर लो, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इक्वल टू करके इसको उधर ले जाओ, तो -x² y²। अब ये जो x² अपॉन y² इसको यहां पे डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, d ऑफ एक्स वाई अपॉन x² y² इक्वल टू -dy बाई वाई। अब ये कुछ ऐसा लिखा dt अपॉन t² जैसा, यानी कि t पावर -2 जैसा। तो t पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t पावर -1 अपॉन 1, t पावर -1 अपॉन 1। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ रहा होगा, t पावर -1 अपॉन -1, और ये क्या आ रहा होगा, माइनस लॉग, अब इसको -1 अपॉन एक्स वाई लॉग वाई प्लस सी करोगे तो, दैट क्लियर और नॉट? या हाँ, अगर ऐसे नहीं आ रहा हो तो आंसर को डिफरेंशिएट करके चेक करो कि कहां से ये मैच कर रहा है। अगर आपको ये चीज ना क्लिक करे, जो मैंने यहां पे किया है ना, ये अगर आपको वहां पे क्लिक नहीं करता है, ये इंटीग्रेशन का मेथड क्लिक नहीं करता है, तो आप क्या करोगे, तुरंत के तुरंत आंसर को डिफरेंशिएट करके चेक कर लो कि कौन से आंसर को डिफरेंशिएट करके ये आंसर वाली इक्वेशन। क्लियर है? कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 कर दो और वहां से आंसर निकालो, तो x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। एक बार जरा निकाल करके बताओ x का वैल्यू क्या आ रहा है, यहां पे 2 + x लिखा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, 1/2 + i का कॉन्जुगेट। तो भाई देखो, पहले 1/2 + i लिखा, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 - i से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहां पे आ जाएगा 2 - i डिवाइडेड बाय a + b, a - b करोगे तो इट विल बी 4 + 1, तो इट इज व्हाट, 2 - i अपॉन 5। और अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना होगा तो इट विल बी 2 + i अपॉन, क्लियर है? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से हर बार क्वेश्चन आते हैं एक दो, और बहुत आसान आते हैं। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 1 2 3 7 2 पावर n -1, प्रॉपर सबसेट जो होते हैं दैट इज 2 पावर n -1। पाई को नहीं, फाई तो है प्रॉपर सबसेट, पाई को नहीं, सेट को ही -1 करते हैं।
2 पावर n -1। अब n क्या है यहां पे? नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? 3। तो आपको क्या मिल रहा होगा? 2 पावर 3 -1, यानी कि 8 -1, दैट इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो जरा, dy बाई dx इक्वल टू 2, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो dy इक्वल टू 2dx, इंटीग्रेट करोगे तो y इक्वल टू 2x प्लस सी। ये देख के सबको पता चल रहा होगा कि y इक्वल टू mx प्लस सी है। यानी मैथ का पेपर चाहे डिफिकल्ट भी हो तो भी हमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो एक लाइन में खत्म हो रहे होंगे। इधर आते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखना जरा। यहां क्वेश्चन दिया है -1 से 4 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 4, और इधर दिया हुआ है -2 to 4 3 माइनस एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 7, और वो बोल रहा है कि 2 to -1 क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है। इधर है -1 से 4 और इधर है -2 से 4, ठीक है। तो हम यहां से ऐसा कर सकते हैं, अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे विल बी -4 3dx प्लस, सॉरी माइनस, यहां पे माइनस आएगा, -2 to 4 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 7। तो अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है? 3x, 3 इंटू 4 माइनस -2 दैट इज 6, और ये 7 को इधर लेकर गएंगे तो ये आएगा -2 to 4 एफ एक्स डी एक्स। तो ये 6 3 18, 18 माइनस 7 कितना आ रहा है? 11। -2 to 4 एफ एक्स डी एक्स कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 11। ये आंसर एक्चुअली -2 से -1 तक का होना है, तभी आंसर आएगा यहाँ पे। तो -2 से -4 आ चुका है, -2 से, सॉरी -1 से 4 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ई लगाना है, इसको तुम ऐसे लिख लोगे ना कि -2 से -1 एफ एक्स डी एक्स प्लस -1 से 4 एफ एक्स डी एक्स। अब -4, 1 से 4 का तो वैल्यू ये दिया ही हुआ है, वो तुम यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, इसको उधर ले जाओ तो आंसर अपने आप क्या आ जाएगा सर? मतलब वही फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है ना, उन्हीं को यूज करके क्वेश्चन करना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है ये। अब देखो ये जो क्वेश्चन है अगेन ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे वो स्फीयर की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में वो स्फीयर की बात कर रहा है, लेकिन उतना कंफ्यूज होने जैसा कुछ है नहीं। अगर आपको सर्कल पता होगा तो सर्कल के जैसी इक्वेशन ही होती है स्फीयर की भी, बस उसमें क्या होता है जेड वाला अलग से आने लगता है। अब वो बोल रहा है कि डायमीटर का एक एंड क्या है? 2 3 5। डायमीटर, ये सेंटर क्या आ जाएगा? यहां से अगर देखोगे तो -2g, माइनस वो होता है ना 2g2f, तो वहां से अगर निकालेंगे तो क्या आ रहा होगा? 3 4 1, और हमें ये निकालना है, सॉरी 3 6, 3 6 एंड 1। अब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, जैसे सर्कल के लिए लगाते हो वैसे इसके लिए लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस यस यस, x1 प्लस 2/2 इक्वल टू 3, फिर y1 प्लस 3/2 इक्वल टू 6, z1 प्लस 5/2 इक्वल टू 1, वहां से अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके, कोई डाउट यहां तक? अब वो बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखो यहां पे एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये एक पॉइंट है 3, -4। वो बोल रहा है यहां से जो टेंजेंट बनाई गई है, सपोज करो ये PT हो गई टेंजेंट और ये इसका सेंटर है C। बोल रहा है यहां से जो टेंजेंट बनाई गई है मुझे PT स्क्वायर चाहिए, ये फाइंड आउट करना है।
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट S1। पीटी का जो लेंथ होता है ना वो क्या होता है, रूट S1। तो अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये चीज मैंने सर्कल में क्लास में कराई थी। लेकिन सपोज करो एक बार को ये कर लेते कि नहीं पता अपने, हमें ये बात नहीं पता, तो इस सर्कल का सेंटर क्या आएगा 2,3 और इसकी रेडियस क्या आएगी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3, तो वो आ जाएगी 2, रेडियस आ गई। तो क्या आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, पी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। अब पीसी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि पी टी स्क्वायर इक्वल टू S1 होता है, दोबारा बताओ, मतलब ये तो फॉर्मूला है, इसमें दोबारा क्यों, S1 क्या है ये पूछो, क्या है, क्या होता है S1। इस पॉइंट को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं S1। पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 6 इंटू माइनस 4 प्लस 3, जो भी वैल्यू आएगा वही हो गया। चलो मैं पुट करके भी दिखा देता हूं। तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 6 24 प्लस 3। तो यहां से देखो क्या क्या आंसर आ रहा है, हो जाएगा 4 13 16 24 प्लस 16 कितना हो गया 40। दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। और अगर आपको नहीं पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 होता है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, तू कर क्या रहा है, इधर फोकस कर। तो क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकालो और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। नाउ ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, पैराबोला और ये क्या है उसका नॉर्मल। तो मैंने दो कंडीशन बताई थी, एक तो टेंजेंट एंड नॉर्मल से करवाया था, जब मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल करवा रहा था उससे करवाया था। एक मैंने और कंडीशन बताई थी कि अगर नॉर्मल की, अगर अपने पास पैराबोला दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और मैं बोलूंगा कि मुझे नॉर्मल की, स्टैंडर्ड नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आती है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am। अगर आप इससे इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो k का वैल्यू फटाफट, क्योंकि अगर हम पैराबोला कंपेयर करके देखें तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 3, और इन दोनों लाइन को कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू कितना आ रहा होगा 1, तो k का वैल्यू कितना आएगा माइनस 2am माइनस am क्यूब, फटाफट आ जाए। नहीं तो मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्या बताया था, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और वो पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालोगे, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप अगर -1 है तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 1, डिफरेंशिएट करके 1 से इक्वेट करो, पॉइंट आ जाएगा, फिर वहां से वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो k का वैल्यू। ये चीज मैंने क्लास में करवाई थी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल वाले लेक्चर में। इज दैट क्लियर और नॉट। वो बोल रहा है n इज द पॉजिटिव इंटीजर, देन n क्यूब प्लस 2n इज डिविजिबल बाय व्हाट। तो यहां ऐसे केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे केस में क्या करो, n के 2-3 वैल्यू ले लो, जैसे n का वैल्यू ले लो 1, तो अगर आपने यहां पे n का वैल्यू ले लिया 1, तो ये क्या आएगा 1 प्लस 2 दैट इज व्हाट 3, यस। और n का वैल्यू 2 रख के देख लो। अच्छा यहां से ही तुम करोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, तो और कोई करेक्ट है ही नहीं, 3 ही करेक्ट है, खत्म हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इनका वैल्यू 2 भी रख के देख लो, तब भी तुम्हें समझ में। इज दैट क्लियर। एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। देखो सर्कल का इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन कैसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तुम्हें अगर याद हो तो मैंने बताया था कि ये जो सर्कल होता है ये हमेशा कहां से पास कर रहा होता है, ये हमेशा ओरिजिन से पास कर रहा होता है। और ये जो एक्स के और वाई के कोफिशिएंट होते हैं ये क्या बता रहे होते हैं कि इनका एक्स और वाई इंटरसेप्ट कहां पे है, तो ये आ रहा है 6,0 पे और ये आ रहा है 0,8 पे, आ रहा है।
अब वो बोल रहा है कि भाई इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया है। तो बहुत लोग पता है क्या करते हैं, वो यहीं से स्क्वायर बना देते हैं कि यही स्क्वायर होगा, जबकि ये स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये 8 है और ये 6 है। अब स्क्वायर दूसरा कैसा भी हो सकता है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं हो सकता। ये जो मैंने अभी बना दिया ये स्क्वायर नहीं हो सकता। आप देखो मैं तुम्हें स्क्वायर बना करके दिखाता हूं कि कैसा स्क्वायर बन रहा होगा और स्क्वायर की प्रॉपर्टी कैसी आ रही होगी। देखना, जैसे सपोज करो ये इसका डायगोनल बन गया, ये बन गया डायगोनल। अगर आप डायगोनल का लेंथ निकालोगे तो क्या आ रहा होगा 10। अब जो स्क्वायर बनेगा वो इस सेमी सर्कल में ऐसा कुछ बनेगा, यहां 90 डिग्री और यहां पे सेमी सर्कल इस तरीके का बनेगा, बनेगा या नहीं? अगर ये 10 है और स्क्वायर का साइड लेंथ आप a ले लेते हो, तो आप क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 10 स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 100। तो ए स्क्वायर इज व्हाट, यही तो एरिया है। 5√2 पे मत जाओ, तुम्हें एरिया निकालना है, तुम्हें ए स्क्वायर का वैल्यू ही निकालना है। तो तुम क्या बोलोगे, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, 50। ऑप्शन आ गया, खत्म। ये सुनो, ये सब देखो कि 10th क्लास वाले क्वेश्चन है, बस इसमें इन्होंने क्या यूज कर लिया कि सर्कल दे दिया, एक सर्कल दे दिया ताकि आप उससे रेडियस वेडियस निकाल सको। बाकी क्वेश्चन 10th क्लास का ये है। क्लियर है ये? यहां पे इक्वेशन दी ही नहीं है, खैर इसको तो अपन देख ही नहीं रहे, इक्वेशन नहीं। इधर आ जाते हैं। ये बोल रहा है 2 एरोप्लेन्स, एक एरोप्लेन 1 है और एक एरोप्लेन 2 है, बॉम्ब अ टारगेट इन सक्सेशन। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक टारगेट को पे बॉम्ब डालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 आर स्कोरिंग अ हिट करेक्टली, मतलब पहला वाला अगर उसको हिट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3, और दूसरा वाला हिट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2। ठीक है। द सेकेंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली इफ द फर्स्ट मिसेस द टारगेट। अगर फर्स्ट वाले ने टारगेट मिस कर दिया तभी सेकेंड वाला उसको हिट करेगा, नहीं तो हिट नहीं करेगा। एक सेकेंड रुक जा, अरे रुक जा यार, इधर देख ले, फोकस कर ले थोड़ी देर। 0.0 पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय द सेकेंड प्लेन इज, वो पूछ रहा है कि सेकेंड प्लेन उसको हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ध्यान से सुनते जाना। एक केस ऐसा हो सकता है, अब पहला वाला हिट करेगा उसको मैं मान रहा हूं ए, तो अगर वो हिट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ए बार। दूसरा वाला हिट करेगा तो मैं मान रहा हूं बी, और हिट नहीं करेगा तो बी। पहला वाला हिट नहीं कर पाया और दूसरे वाले ने हिट कर दिया, या फिर पहला वाला हिट नहीं कर पाया, दूसरा वाला भी हिट नहीं कर पाया, फिर से पहला वाला हिट नहीं कर पाया और अब दूसरे। ठीक है। या फिर पहला वाला हिट नहीं कर पाया, दूसरा नहीं कर पाया, फिर पहला नहीं कर पाया, फिर दूसरा नहीं कर पाया, फिर पहला नहीं कर पाया और अब दूसरे वाले। एंड तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो पहला वाला हिट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3, तो हिट नहीं कर रहा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.7। तो हम बोलेंगे कि 0.7 इंटू 0.2 हो जाए, या फिर 0.7, 0.8, 0.7 इंटू 0.2 हो जाए, या फिर क्या ए डैश बी, नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं ना बराबर हमें हिट कर रहे हैं, सक्सेशन में हिट कर रहे हैं ना, एक के बाद एक, कि पहले वाले ने किया, फिर दूसरे वाले ने किया, फिर पहले वाला करेगा, फिर दूसरा वाला करेगा, ये चलते जा रहा है ना। तो एक केस ऐसा हो सकता है कि पहले वाले ने हिट किया, उससे नहीं लगा,
और दूसरे वाले ने हिट किया, उससे लग गया, खेल खत्म। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले वाले ने हिट किया नहीं लगा, दूसरे वाले ने हिट किया अभी भी नहीं लगा, फिर पहले वाले ने हिट किया नहीं लगा, अब दूसरे वाले ने हिट कर दिया। ये जितने केसेस होंगे वो सारे के सारे कंसीडर करने पड़ेंगे ना तुम्हें। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ये वाला केस कंसीडर कर लें और बोल दें कि बस बस हो गया। जो पॉसिबिलिटीज है वो सब कंसीडर कर, तभी तो प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, इसमें से पूरे में से 0.7 इंटू 0.2 तो आ जाएगा कॉमन, इधर आएगा 1, यहां आएगा 0.8, फिर यहां पे आएगा 0.8 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, आगे जाती जा रही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.7 इंटू 0.2 और इधर आ रहा होगा a अपॉन 1 माइनस, ये जीपी है 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन इनफाइनाइट जीपी a अपॉन 1 माइनस आर। तो जब आप इसको और इसको कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉइंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपने सिर्फ इतना काउंट किया तो आंसर क्या आएगा? 0.14। लिखा वो भी है उसने वहां पे, पर वो करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? 0.7। यस, यस। हमने जीपी पर कौन सा लगाया? इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर। अगर कोई जीपी ऐसा दिया हुआ है a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इसका फॉर्मूला होता है सम का a अपॉन 1 माइनस आर। ये सब फॉर्मूले याद रखो यार, ये इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ तुम बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं पूछोगे? क्लियर हो गया? गुड। चले आगे। यस, तो सारी पॉसिबिलिटी लेनी। चले आगे, आ जाओ। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, हाउ मेनी पॉइंट एग्जिस्ट इन द इंटरवल 0 to 7 पाई सच दैट एफ डैश, ये मेरे ख्याल से एफ डैश सी दिया हुआ है, एफ डैश सी दिया है ना ये? एफ डैश दिया या अगर एफ डैश दिया तब तो डिफरेंशिएट करके 0 करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एफ डैश नहीं दिया होता तो फिर हम वैसे भी कर सकते थे, लेकिन चलो एफ डैश सी मान के ही चलते हैं कि एफ डैश सी दिया हो। तो जब आप यहाँ पे एफ डैश एक्स करोगे तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टू 2x डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू 2x, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, tan x इक्वल टू आ रहा होगा x/2। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था वैसे तुम लोगों को, ये क्वेश्चन मुझे याद है मैंने क्लास में करवाया था कि जब हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से क्या आ रहा होगा? tan x, और यहां से क्या आ रहा है? x/2। मुझे देखना है कि ये दोनों बराबर कब होंगे, किसमें? 0 से लेकर के 7 पाई के बीच में। तो मैंने बोला था कि इसको जब देखना होता है कि बराबर कब होंगे तो आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ये π/2, फिर ये पाई, अब जैसे ये पाई बन गया फिर यहां से 2 पाई बनाओ, 3 पाई बनाओ, ऐसे 7 पाई तक जाओ। तो जब आपका ग्राफ बनेगा तो ये ऐसा बन रहा होगा, यहां से कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता चला जा रहा होगा ऐसा। और x/2 तो सिंपल ग्राफ है, y इक्वल टू x/2, तो ये ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। फिर आपको देखना होगा कि कितने पॉइंट पे जाकर के कट करें, ठीक है। ये मैंने क्लास में करके बताया था, तो आपको यहां से चेक करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? देन the normal to the curve at pxy meets the x-axis at g if the distance of g from the origin is twice the abscissa of p then the curve। ये देखो, ये क्वेश्चन देख करके ना लोगों की हालत खराब हो जाती है कि ये पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन काफी आसान है। ध्यान से देखना क्या है ये क्वेश्चन क्या दिया है। ये बोल रहा है कि कर्व है, केवल तुम फॉलो करते जाओ। एक कोई कर्व है, उस पर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, वो है x, y। यहां पे एक नॉर्मल बनाया गया, ये नॉर्मल इसको कहां पे कट कर रहा है? जी पे, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम द ओरिजिन,
ओरिजिन से जी तक का डिस्टेंस, यानी कि जो OG आ रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस द एब्सिसा ऑफ P। अब P का एब्सिसा क्या है, ये तो x है, तो OG का वैल्यू उसने क्या दे दिया है, 2x, ये तो दिया हुआ है। तो वो ये बोल रहा है कि देन द कर्व, कि कौन सा कर्व होगा। अब देखो, इसको ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो यहां कट करेगी, और अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो ये यहां पे कट कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं टेंजेंट का स्लोप अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब इसको मैं थीटा मान लेता हूं, अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूं, ये है 90, ये वाला एंगल है 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ऑब्वियसली ये कितना होगा, थीटा, ठीक है। अगर मुझे OG फाइंड आउट करना है, अगर मुझे OG फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां से क्या काम करूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि अच्छा चलो ठीक है, अगर OG फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मल का इक्वेशन निकाल, चलो तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको x1 और y1 ले लेता हूं, तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। और मुझे अगर x इंटरसेप्ट निकालना होगा, तो x इंटरसेप्ट के लिए मैंने क्या बताया था, हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 0। तो जब हम y इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या कंडीशन आ रही होगी, इधर y का वैल्यू 0 डालेंगे, तो ये आएगा -y1 इक्वल टू -1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल करोगे, इधर से x का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा my1 अपॉन x1। ये क्या आया, ये आई OG की वैल्यू। OG की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, my1 अपॉन x1। ये क्या, my1 प्लस, हाँ सॉरी my1 प्लस x1 हुआ, करेक्ट है। तो यहां से आ रहा होगा, कौन है भैया, कौन है, कौन बाहर देकर के जा, फटाफट फटाफट यहां से निकल, कौन बाहर देकर गया, my1 प्लस x1। OG का वैल्यू क्या आया, my1 प्लस x1, और वो क्या बोल रहा है, वो किसके इक्वल है, वो 2 टाइम्स x1 के, एक्चुअली 2 टाइम्स x1 के। तो हम ये बोलेंगे कि my1 प्लस x1 इज व्हाट, 2 टाइम्स x1। तो अगर आप यहां से my1 निकालोगे तो ये सिर्फ x1 आ रहा होगा। अब m क्या होता है, m होता है, अगर आप यहां से m निकालोगे तो आया y1 अपॉन x1, और m होता क्या है, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या आ रहा है, y1 अपॉन x1, या उसको y बाई x कर लो वहां पे। अब जब सॉल्व करोगे तो इट विल बी dy अपॉन y इक्वल टू dx अपॉन, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा, log y इक्वल टू log x। अब इसको log c लगा लो, तो यहां से क्या आएगा, log ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू log c। हटाओगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये क्वेश्चन आपको वहां पे ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपका कम से कम 3-4 मिनट तो ले जाएगा। हाँ आसान, देखो आसान है वो, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि अगर नॉर्मल का इक्वेशन पता है तब तो तुम 0 करके निकाल लोगे, अगर तुम्हें नॉर्मल का इक्वेशन नहीं पता है तब तो फिर फंस जाओगे वो, और कोई चीज नहीं इसमें। क्योंकि उसने यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं दी ना वैसी, वो आपको सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर, इसमें से लाइन ही होना चाहिए। वैसे इसमें गलत लिखा हुआ तो नहीं, सर्कल लिख रखा उसने, गलत है। हाँ ये पेपर डिफिकल्ट है, नो डाउट। मैंने पहले ही बोल रहा हूँ यार, एक चीज याद रखना कि जो अब आप पेपर करने जाते हो तो उसमें एक पेपर डिफिकल्ट दिया ही होगा, कोई ना कोई एक पेपर डिफिकल्ट दिया होगा। तो इस चक्कर में मत पढ़ना कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं इसी में ही लगा रहूंगा। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला फिर वहां। फिजिक्स का डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन फिजिक्स का थोड़ा ऑकवर्ड था, क्योंकि वो केवल 12th के 4 टॉपिक से ही लेकर के बना दिया था।
इसके बाद ये है द टू कर्व दिस एंड दिस, ये कौन से एंगल पे कट कर रहे हैं। मैंने ये क्लास में करवाया था अभी, जिस दिन मैंने टेंजेंट से नॉर्मल करवाया था, तो मैंने बताया था एंगल बिटवीन द कर्व कैसे निकाला जाता है। तो मैंने बोला था कि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो डिफरेंशिएट करके, और इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। तो जब आप निकालोगे तो दोनों का m1 m2 क्या आने लगेगा, -1। तो एंगल बिटवीन देम क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन मैंने अभी क्लास में करवाया था। चीज अदर मतलब वो उनका कॉमन टेंजेंट होगा, एंगल बिटवीन देम इज 0 पैरेलल। देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, यहीं से बता देता हूं मैं, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dy/dx निकालोगे तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया m1, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, m2। अगर ये m1 m2 -1 नहीं आता हो, बोलता है एंगल निकालो, तो आप निकालोगे tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, यहां से निकालो। हाँ तो मैं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में m1 m2 -1 आ जाता है। हाँ किया था क्लास, हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था, तभी मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने m1 निकाला था और यहाँ पे m2 निकाला था, और उनका प्रोडक्ट आ रहा था -1। तो मैंने क्या बोल दिया था कि ये किस पे कट करेगा, राइट एंगल पे। लेकिन अगर वो -1 नहीं आ रहा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे नहीं आएंगे, कि एक दो क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं ऐसे। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ये एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, और ये 4 में है और ये 2 में है। पहले में दोनों के कोफिशिएंट्स सेम करने पड़ेंगे, तो आप इसको बना लो 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 16 इक्वल टू 0, और ये क्या है, 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 21 अपॉन रूट ओवर 3 प्लस 6 प्लस 4, इट विल बी 21/, ठीक है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है, इन अ बैग देयर आर 15 रेड एंड 5 white balls. 2 balls are chosen at random and one is found to be red. The probability that second one is also red. देखो उसमें कितने, 15 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स हैं। एक बैग है, 3 रेड है एंड 5 व्हाइट, टोटल 20 बॉल्स हो गए। उसने एक बॉल निकाला, पहला वाला उसको क्या मिला, रेड। तो बोल रहा है कि जो दूसरा वाला है वो भी रेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहला वाला बॉल तो निकाल ही दिया गया है ना, तो बॉल कितने बचे अब वहां पे, 19। ठीक है। द एरिया इनक्लोज बाय, अब देखो यहां पे देखो, फिर से एरिया वाला क्वेश्चन है। यहां पे कोई कर्व नहीं दिया है इन्होंने, यहां पे फिर से लाइन दे दी है, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5। अगर आप इसको डायग्राम में प्लॉट करोगे, ये x एक्सिस है, x इक्वल टू कहीं पे 3 आ रहा होगा और कहीं पे 5 आ रहा होगा, ये दो लाइन बन गए। और एक लाइन क्या है, y इक्वल टू 3x माइनस, y इक्वल टू 0 तो x एक्सिस ही हो, ये तो हो ही गया। अब एक लाइन और ऐसे जा रही है, y इक्वल टू 3x माइनस, तो फिर से क्या बना, ट्रिपेज, या तो इंटीग्रेट कर लो। अगर आप एरिया इंटीग्रेशन से निकालना चाहते हो तो आप y dx करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5 dx, कहां से कहां तक, 3 से लेकर के 5। और अगर बाई चांस आपको ये इंटीग्रेशन नहीं करना आता है तो आप क्या करोगे, तो आप ट्रेपेजियम बनाओ। इस लाइन को, ये जो लाइन है y इक्वल टू 3x माइनस 5, इसको एक बार x इक्वल टू 3 से सॉल्व करो,
जब x इक्वल टू 3 डालोगे तो 3 इंटू 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4, और एक बार 5 से सॉल्व करो तो 5 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 10। तो पैरेलल साइड मिल गए एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है 2 है। तब भी हो सकता है, इंटीग्रेशन से तो हमेशा ही हो सकता है। तब भी तो यहाँ 1 रख दो, y का वैल्यू 1 dx, y का वैल्यू 1 दिया है तो 1 रख दो y। अच्छा यहाँ पे जहां पे 0 दे रखा है, हाँ तब भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। y इक्वल टू 1 का मतलब एक लाइन यहाँ पे ऊपर आ जाती है। अब एरिया अंडर द कर्व आप निकालते और बाद में उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते। पहले तो तुम पूरा एरिया निकाल लो और उसके बाद रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे यार यही तो होता ना मैक्स टू मैक्स, अगर y इक्वल टू 1 करते तो ये लाइन आ जाती। बाकी सब चीजें तो वैसी ही है ना, मतलब एक यही तो तुमसे यही वाला एरिया तो पूछा जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा एरिया निकालो और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं तो तुम्हारे पास ट्रेपीजियम बन करके तो आ ही रहा है, ये वाली लेंथ निकालो और यहां से जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो। कौन सा ये वाला तरीका। अरे इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन वाले तरीके से कर सकते हो। अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, पहले ये आएगा पूरा और उसमें से आपको ये माइनस करना, अगर इंटीग्रेशन वाले तरीके से। ठीक है, नहीं तो एक और चीज बता, अगर दो कर्व दिए होते ना तो एरिया बिटवीन द कर्व लगा लो, y1 माइनस y। तो तुम बोलते ये हो गया y1 और ये हो गया y2, y1 माइनस, वहां से भी आप कर सकते। ओके अब इसके बाद हाँ ये है डुअल। अब देखो ये भी अगेन क्या है, ये अपने उसमें नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में होता है। एक्स डैश और ये जो होती है और वाली कंडीशन है, एंड गेट और गेट जो होते हैं ना, इसमें इन्होंने एंड और भी नहीं लगा रखा है। ये महाराष्ट्र बोर्ड वाला है, ये और वाला होता है और ये उल्टा होता है, ये एंड वाला होता है। तो डुअल में क्या होता है, एंड की जगह और की जगह पर एंड कर दिया जाता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। और हमें वहां पे कुछ भी नहीं करना होता, एंड की जगह पर और कर दो, और की जगह पर। बट ठीक है, अगर कोई एक आध ऐसा क्वेश्चन आता है जो आउट ऑफ सिलेबस है, आप उसको हटा दो, वैसे कोई मतलब उतना वो नहीं है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are 6,5 and minus 4,5 and eccentricity is 5/4। इसेंट्रिसिटी भी दी हुई है, फोकाई भी दिए हुए हैं। देखो एक तो तरीका ये है कि हम पूरा हाइपरबोला सॉल्व करें, दूसरा तरीका ये है कि अगर फोकाई आपको दिया हुआ है यानी कि फोकस दिए हुए हैं, तो फोकस का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर। अब जरा इनका मिड पॉइंट निकालो, 6 माइनस 4/2, तो यहां से कितना आ जाएगा 1, एंड 5 माइनस 5/2 यहां से क्या आ जाएगा 0, यानी सेंटर क्या आया 1,0। यानी इक्वेशन जो आ रही होगी वो ऐसी आनी चाहिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। जरा देखो कौन, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये 5 आएगा, तो यहाँ पे y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक तो इस ऑप्शन में आ रहा है और एक इस ऑप्शन में आ रहा है। हाँ अच्छा, और दूसरी बात ये हाइपरबोला है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें, और एक चीज और, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6,5 एंड माइनस 4,5 है। अगर ये दोनों पॉइंट बनाओगे तो y कोऑर्डिनेट तो दोनों का ही सेम है ना, y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। तो 6,5 यहां आ रहा होगा और -4,5 कहीं यहां पे आ रहा होगा।
यानी जो फोकल एक्सिस है वो कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आ रहा होगा। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन कैसी आनी चाहिए, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा आना। अगर वो देखोगे तो सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, वो ये वाला। बाकी में सॉल्व कर, अगर ऐसा होता कि ये जो इक्वेशन है यहां पे 16 और 9 की जगह पर वो 24 और कुछ दे देता, 32 दे देता, इक्वेशन में यहां पे +1 देता, मतलब लगभग लगभग पूरा इक्वेशन एक ही जैसा दिख रहा होता, बस ए और बी का वैल्यू चेंज होता, तो तुम क्या करते, तो तुम ये एसेंट्रिसिटी भी निकालते। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तब हम वो भी चेक करते, तुम यहां से चेक करके देख सकते हो। पूरा इक्वेशन निकालने की बजाय ऑप्शन से चेक कर लोगे तो आराम से आ जाए। लेकिन हाइपरबोला मुझे लग नहीं रहा है कि कितने लोगों को पता है हाइपरबोला, 1 2 3। तुम सबकी वाट लगने वाली है इस बार, क्योंकि पेपर में इस बार के क्वेश्चन इससे ही ज्यादा आएंगे। मैंने बोला था पहले भी कि लास्ट ईयर ये बिल्कुल नहीं पूछा गया था, इस साल इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। पर तुम लोग बेवकूफों की तरह क्या करते हो, जो पीछे पूछा गया है लास्ट ईयर उसी पे रट्टे मारते रहते हो, जैसे वही पेपर इस साल आने वाला हो। ये वाली इक्वेशंस ही नहीं पता है किसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़ो, कोई बात नहीं, मैं अपना काम तो पूरा करते ही रहूंगा। ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई पावर एक्स ही आता है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स। खत्म हो गया। मतलब मैथ्स में एक दो क्वेश्चन यहां पे भी पेपर डिफिकल्ट होने के बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो बिल्कुल आसानी से खत्म किए जा सकते हैं। ये तो यार 3 पावर एक्स, इसमें एलॉपिटल रूल लगाने। हाँ बिल्कुल एलॉपिटल रूल लगा दो। ये शायद ऐसा लिखा हुआ है कि, एक बार देख लेता हूं, लिमिट ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 3 पावर एक्स माइनस 2। 3 पावर एक्स माइनस 2 तो नहीं लिखना चाहिए, एक्स अपॉन 2 होगा ये। 3 पावर एक्स बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर एक्स माइनस 9। देखो ऐसे क्वेश्चन में तो डायरेक्टली एलॉपिटल रूल लगाओ। अगर एलॉपिटल रूल नहीं लगाना तो फैक्टराइजेशन वाला भी मेथड है, लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो सीधा सीधा एलॉपिटल रूल लगाओ। और सेम है यहाँ पे किसी, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स अपॉन, भाई वो एक्स पावर एन है, एन पावर एक्स नहीं है, यहां पे एन पावर एक्स लिखा हुआ है। कुछ भी मत लगाओ अपनी तरफ से, फॉर्मूला पता हो तो लगाओ, नहीं पता हो तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करो ना। एलॉपिटल तो मैंने बोला ही हुआ ना, लगा सकते हो। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा हो तो कुछ भी ऐसे मत लगाओ। यहां पे इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, और एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, यहां पे क्या आएगा ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, 9 का डिफरेंशिएशन 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो रहा है, x का वैल्यू 2 डालोगे तो ऊपर क्या आ रहा होगा 3 पावर 1, नीचे 3/2 और एक 1/2 यहाँ पे था, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा 1/6 इज द करेक्ट आंसर। अगर कुछ नहीं पता है तो एलॉपिटल रूल लगाओ। एलॉपिटल क्या होता है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन 1 पावर इंफिनिटी का केस है, तो 1 पावर इंफिनिटी में क्या लगता था, ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी
एफ एक्स यानी कि बेस -1 इंटू जी एक्स यानी कि x। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ रहा होगा ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, इधर एलसीएम लोगे तो आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 - 4 दैट इज -1 अपॉन 2x + 4 और x को -1 से तो ये आ जाएगा x। अब इनफाइनाइट लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर होता है उससे डिवाइड करते हैं, या यहां पे भी चाहो तो एल ऑपिटल लगा लो अगर लगाना हो तो, नहीं तो x से डिवाइड कर सकते हो तो e पावर -1/2। अगर आप यहां पे एल ऑपिटल लगा देते हो तो डायरेक्टली -1/2 आ जाएगा, खत्म। इज दैट क्लियर? नोट करना था क्या किसी को? अब जो लोग मुझे ये बार बार पूछते रहते हैं ना कि सर कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको इतना तो पता लग गया होगा, e पावर -2 -½ 1/√e हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, एल ऑपिटल से भी कर सकते हो। दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनरिटी का कंडीशन क्या होता है? बॉक्स प्रोडक्ट 0 यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। तो आप क्या बोलोगे यहां पे, जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 -2 2 -1 4 3 2 x, इसको उठा करके 0 करो, x का वैल्यू आ जाएगा अपने आप। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां पे लिखा हुआ है कुछ अजीब सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखी हुई, x² - 6x + a equal to 0 and x² - cx + 6 equal to 0, 2 quadratic equation है, have one common root, the other root of the first equation, जैसे इन दोनों में कॉमन रूट है से अल्फा, इसका एक कॉमन रूट हो गया बीटा, एंड द सेकेंड इक्वेशन आर, अच्छा अदर रूट्स आती है बीटा और गामा, दो इंटीजर है जिनका रेशियो है 4/3, देन द कॉमन रूट इज व्हाट। तो मतलब ये जो बीटा और गामा का रेशियो है ये है 4/3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो वो बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? यहाँ पे ए और सी दो अननोन है, यहाँ पे ए और सी दो अननोन है, वो हमसे ये पूछ रहा है कि, और पूछ रहा है वो कि अल्फा बताओ क्या होगा। यस, प्लस बीटा और अल्फा बीटा। देखो यहां से ऑप्शन टेस्टिंग से करोगे ना तो फटाफट आंसर आएगा। तुम एक काम करो, 2 उठा करके देखो पहला ऑप्शन, अगर मैं ले रहा हूं 2 तो इधर देखना यहां पे रूट क्या हो जाएगा 2 और बीटा, और सम ऑफ रूट क्या आना चाहिए 6, तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। यहां पे लोगे 2 और गामा, इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 6, तो 2 इंटू गामा क्या आ गया 6, तो गामा का वैल्यू क्या आ गया 3। और ध्यान से देखो ये 4/3 के रेशियो में है कि नहीं है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए 2। नहीं अगर ऐसे जाते तो पता है हमें क्या करना पड़ता, अगर हम ऐसे नहीं जाते तो फिर हमें यहां पे वो पूरी कंडीशन, मतलब पहले मैं इसमें अल्फा डालूंगा, ए और सी में कंडीशन लगाऊंगा, इनको बीटा और गामा को मैं यहाँ पे के लगा करके, बीटा इक्वल टू 4k, गामा इक्वल टू 3k, और वो पूरी कहानी लिख करके करना पड़ता। लेकिन अगर ऑप्शन से चेक करोगे तो फटाफट सॉल्व इक्वल्स टू, हाँ
यार देखो पता नहीं करोगे तब मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। 5x² और क्या था, 5x प्लस, ठीक है चलो ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, समथिंग अपॉन समथिंग का केस होता है इनफाइनाइट लिमिट में, तो हम क्या करते हैं, डोमिनेटिंग टर्म से डिवाइड करते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स तो बाउंडेड फंक्शन है, फाइनाइट वैल्यू लेते हैं -1 से +1 के, √5/√3 एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू और कॉस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू दोनों 0 हो जाएंगे। डोमिनेटिंग टर्म यहां पे आपको एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 5 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। अब आप देखोगे तो एक्स अगर इंफिनिटी को जा रहा है तो ये नंबर कहां जाएगा 0 और ये नंबर भी कहां जाएगा 0, तो आंसर क्या आएगा √5/। क्लियर है? अब देखो यहां पे मैं तुम्हें एक पिक्चर क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आज तुमने 2 पेपर सॉल्व किए, तो 2 पेपर सॉल्व करने में तुम पिछले जितने लोग पिछले साल का पेपर ले रहे होगे वो सब इस उसमें है, सब इसी खुशी में कि अरे 12th का आया था, 12th का आया था, 12th का आया था, इस बार भी 12th का ही आएगा। तो ये पेपर देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि 12th का ही आएगा। अगर आप उस झोंक में रहे कि 12th का ही आएगा, 12th का ही आएगा, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, और मैं इसको कहीं पे स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे सकता हूं। अगर कोई ये बोलता है कि सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सभी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रिडिक्शन बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिमिट ये वाला पोर्शन ज्यादा आना चाहिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखो तब भी आया, हर बार आ रहा है, कोनिक सेक्शन कम आ रहा है, इसमें कोनिक सेक्शन ज्यादा है, पहले वाले में कोनिक सेक्शन बहुत कम था, तो इस बार चांसेस है कि कोनिक सेक्शन आएगा। पिछले वाले पेपर में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के 5 क्वेश्चन थे, कौन सी दुनिया में हो तुम, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है मैट्रिक्स, इसमें नहीं, इससे पहले वाले में 5 क्वेश्चन थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के, जिसमें वो डिटरमिनेंट Δ1 = 8 डेल्टा आ रहा है, सिमेट्रिक नॉन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, सब डेफिनेशन बेस्ड 5 क्वेश्चन तो थे, एडजॉइंट वाला क्वेश्चन था। और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से भी अगर तुम ध्यान दे रहे होगे तो क्वेश्चन तुम्हें मिल ही रहा है। देखो कुछ टॉपिक ऐसे जिससे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलेगा, वेक्टर 3D से मिलेगा ही मिलेगा। किसी में सीक्वेंस एंड सीरीज से आता है, किसी में सीक्वेंस एंड सीरीज से नहीं आता, किसी में क्वाड्रेटिक से आता है, किसी में क्वाड्रेटिक से नहीं आता है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कोनिक सेक्शन से आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर कोनिक सेक्शन से कुछ नहीं पूछा गया था, लास्ट ईयर सर्कल के 2 छोटे छोटे ये थे बस, तो इस बार चांसेस हैं कि कोनिक सेक्शन। समझ में आ गई बात? 2 पेपर देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि पेपर कैसा आता है। एक चीज और दिमाग में बिठा लो अभी से ही अच्छी तरीके से, कोई भी पेपर इजी या कोई भी पेपर डिफिकल्ट हो सकता है। आज आपने 2 पेपर सॉल्व किए, पहला वाला पेपर सॉल्व कर रहे होगे बड़ा मजा आ रहा होगा कि अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। दूसरा वाला सॉल्व कर रहे होगे अरे बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूं और मुंह तुम लोगों के सड़ चुके हैं अब तक, इतना डिफिकल्ट पेपर इतना। लेकिन अगर इतना डिफिकल्ट पेपर आएगा तो वो सबके ही लिए है ना। आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप एडवांटेज पे हो, आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप डिसएडवांटेज पे हो। अब चाहे वो इजी आएगा चाहे डिफिकल्ट आएगा कोई फर्क नहीं, जितना भी पेपर दिखाई पड़ा। और अगर एक डिफिकल्ट आ रहा है तो कोई ना कोई इजी भी आएगा, तो तुम्हें उसके ऊपर फोकस करके चलना है कि कौन सा इजी है कौन सा डिफिकल्ट है और हमें अकॉर्डिंगली सॉल्व